Hello guys, my name is Tanya Kapil and in this video we are going to discuss about who is the actuary. बेसिकली जो ये टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है एक ऐसे पर्सन को जिसका काम है रिस्क को मनी के टर्म में एनालाइज करना। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पर्सन किस तरह के रिस्क को मनी के टर्म में एनालाइज करता है। सो बेसिकली एक्चुअली एक ऐसा पर्सन होता है जिसका मेन काम क्या होता है, जिसकी जो हायर स्टडीज है, इसमें हायर स्टडीज भी होती है एक्चुअली सब्जेक्ट में, तो उसके अंदर वो क्या करता है, वो बेसिकली ये एनालाइज करता है कि जो रिस्क है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इवेंट है उसके हैपनिंग पे जो रिस्क होगा, ठीक है, उसकी मॉनेटरी टर्म में क्या उसका असर पड़ने वाला है। द पर्सन जो इस पूरी चीज की एक बहुत ही ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि कॉम्प्लेक्स और टिपिकल एनालिसिस करता है, उस पर्सन का नाम होता है एक्चुअरी। बेसिकली इसका यूज होता है, मान लीजिए कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रही हूँ। इसको पढ़ने से पहले कई बार मैं ये सोचा करती थी कि आखिरकार ये इंश्योरेंस कंपनी वालों को कैसे पता चलता है कि भाई मान लीजिए नॉर्मल इवेंट, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इंश्योरेंस लिया इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, मेरे पास वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आ गया। अब मैं कई बार बैठ के सोचती थी अगर मान लो कि इसके थोड़े टाइम बाद, ठीक है, मान लो मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया और मैं नहीं रही, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हो जाने वाला। और ऐसे अगर बहुत सारे पर्सन हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग छोटे होते हैं तो ये बातें, अजीबो गरीब सी बातें ना दिमाग में बहुत ज्यादा आती है कि ऐसा होता तो क्या होता। तो बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो मान लीजिए उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसीज बना रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस बना रहा है, उसके प्रीमियम को डिसाइड करवाने में हेल्प कर रहा है, या और किसी तरीके का ऐसा फाइनेंशियल अफेयर्स में काम कर रहा है जहां पर रिस्क होता है एक पर्टिकुलर या एक सर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे, उसको लेकर के जो पॉलिसीज क्रिएट की जाती है, भाई अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो आपको ये अमाउंट आपको मिलेगा और ऐसे इंश्योरेंस कवर के लिए, ठीक है, आपको इस तरीके से प्रीमियम को पे करना पड़ेगा। और हम कहते हैं ना कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस की कुछ पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो कौन उसको टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड करवाता है कि भाई ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आजकल एक अलग से स्टडी हो रही है। और जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं तो उसका नाम सीए है, ठीक है, तो जो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स डाटा को स्टडी करके इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बना रहा है, इसके पीछे काम कर रहा है, ठीक है, उस पर्सन का नाम क्या होता है, एक्चुअरी होता है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक पर्सन ही हो, ठीक है, हो सकता है ये पूरी की पूरी एक टीम हो, जो टीम ही ऐसा काम कर रही है। ठीक है, तो हु इज एन एक्चुअरी? एन एक्चुअरी वाज यूज स्टेटिस्टिकल टेक्निक। जब भी हम बात करते हैं ना, मान लीजिए एक पर्टिकुलर, मान लीजिए इंडिया के अंदर सिगरेट स्मोकिंग से जो लोग मर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे उस तरीके का इंश्योरेंस करवाना है, मैं एक ऐसी कंपनी शुरू करना चाहती हूँ जो उस तरीके के इंश्योरेंस करेगी, उन लोगों के कवर के लिए जो क्या करेगी, इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, तो उनसे मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट कहूंगी, भाई इतनी तुम्हें प्रीमियम भरनी पड़ेगी। तो प्रीमियम कौन डिसाइड करेगा? मैं बैठी बैठी तो डिसाइड करूंगी नहीं, कौन करेगा? एक्चुअली करेगा। और किस बेसिस पे करेगा? स्टेटिस्टिकल डाटा को स्टडी करते हुए करेगा कि हाँ भाई इतने परसेंट लोग जो सिगरेट स्मोक, ऐसा नहीं कि स्मोकिंग करने वाला हर पर्सन बीमार हो रहा है, ठीक है, वैसे मैं ये नहीं कह रही कि मैं स्मोकिंग को सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, मैं जस्ट ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे वो उसके पीछे वो जो इतना टिपिकल सा मैकेनिज्म चलता है, कैसे वो चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो वो कौन करता है? एक्चुअली करता है। और किस बेसिस पे करता है? स्टेटिस्टिकल डाटा को स्टडी करके। आपको नहीं लगता कि एक्सीडेंट का जो कवर मिलता है उसके लिए, या फिर जो आप प्रीमियम पे करते हो, उसको जिस बंदे ने सोचा होगा, ठीक है, कि ये प्रीमियम रखा जाएगा, ये इस तरीके का एक्सीडेंट उसके अंदर कवर होगा, ठीक है, उस पर्सन ने ये नहीं सोचा होगा, पहले उसने स्टडी नहीं किया होगा कि भाई इंडिया के अंदर कितने लोगों की, या वर्ल्ड के अंदर कितने लोगों की एक्सीडेंट से डेथ होती है, ठीक है, फिर उसने कोई सर्टेन परसेंटेज नहीं निकाला होगा कि भाई यंगस्टर्स की ज्यादा हो रही है अगर इस चीज को करके, तो यंगस्टर के लिए प्रीमियम ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 साल के लिए है, एक एज ओल्ड पर्सन की एक्सीडेंट से डेथ होने का अगर प्रीमियम है तो वो कम होगा। ठीक है, ये ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, और वैसे होगा भी। ठीक है, लेकिन अगर कोई यंग पर्सन है, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, या मान लीजिए कोई ऐसा बॉय है जो बहुत ज्यादा राइडिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या होगा, प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि उसके केस में इस पर्टिकुलर इवेंट की, यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, और हमारे केस में ऐसे चांसेस क्या है, या एज और लोगों के केस में कहें तो ऐसे चांसेस क्या है, कम है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, एक्यूरेसी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को स्टडी करता है, उसको यूज करता है, अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को, यानी कि कैलकुलेशंस को अप्लाई करता है, और फिर वो ये निकालता है कि कितने परसेंट इस पर्टिकुलर चांस के होने की संभावना है। और नॉर्मल सी बात है, अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो
तो उसको लेकर के जो प्रीमियम पे किया जाएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। अगर उस पर्टिकुलर इवेंट के होने की संभावना कम है तो उसको लेकर जो प्रीमियम होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। तो अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि भाई जो प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ेगा, या प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे घटेगी प्रीमियम भी घटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन। आगे देखिए वो क्या कह रहा है, एंड इट्स फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। सिर्फ चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को नहीं निकालना है, आपने उसकी फाइनेंशियल टर्म में कॉन्सिक्वेंसेस को भी निकालना है। आपको कौन अपॉइंट करेगा एक एक्चुअली को, कंपनी अपॉइंट करेगी। क्यों अपॉइंट करेगी कंपनी इतनी हाई पेड एक्ट्री को, ठीक है, और उससे इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडी करवाएगी, इतना अपना पैसा लगाएगी, ठीक है, वो क्यों कर रही है, क्योंकि उसको उसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस भी देखना है। मान लीजिए, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, मान लीजिए क्या हुआ कि मैंने एक इंश्योरेंस की कंपनी बनाने के बारे में सोचा और उसको स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली से सलाह नहीं ली है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, तो मेरा लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैंने क्या करा, 10,000 लोगों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दिया जिसमें सारे ही यंगस्टर थे, ठीक है, और उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम जो रिलायबल जो बनता है, जो एक्चुअली बताता है, उससे कम रख दिया। तो अगर वो हैपनिंग इवेंट की हो रही है और उसकी हैपनिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग होने की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो मेरी कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो उससे अच्छा मैं एक्चुअली को अमाउंट की क्या कर दूं, पेमेंट कर दूं। आगे देखिए, एक्चुअली इवेल्युएट दैट रिस्क, उस रिस्क को इवेल्युएट कर लेगा, यानी कि उसके होने की संभावना को पहले ही निकाल लेगा और उसका पोटेंशियल निकाल लेगा किस टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में। भाई अगर इंश्योरेंस ऐसे लेने वाले 10 लोग मर जाते हैं, अगर मैंने एक परसेंटेज निकाली कि लेने वाले में से, मेरा टोटल में से 10 लोगों का एक्सीडेंट ऐसा होता है कि वो लोग नहीं रहते हैं, तो मेरी कंपनी को उसके अगेंस्ट कितना कवर उन लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे लगाई जाएंगी, भाई कंपनी को कम से कम नुकसान हो। ये काम किसका है, एक्चुअली का है। और वो किस बेस पे करेगा, भाई वो पोटेंशियल फाइनेंशियल एनालाइज भी करेगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क को, कि अगर मान लीजिए ये रिस्क हो गया तो मेरी कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, उस बेस पर वो डिसाइड करेगा कि क्या प्रीमियम रहेंगी, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी। और जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी रखे, अदर कंपनियां जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ ना कुछ इवेंट के होने पर, ठीक है, नुकसान हो सकता है, वो सभी एक्चुअली को लेंगे। उसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटिस्टिकल, ठीक है, या फिर मैं कह दूं कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को स्टडी जब करना होता है तो भी एक्चुअली काम आता है वहां पर। आगे देखिए, सबसे पहले वो एनालाइज करेगा फाइनेंशियल डाटा को। अब फाइनेंशियल डाटा कौन सा है भाई, ये फाइनेंशियल डाटा है भाई, रिस्क की होने के चांस को भी और उसके फाइनेंशियल पोटेंशियल को भी वो स्टडी करेगा। तो किसको स्टडी करेगा, फाइनेंशियल डाटा को। समझ पा रही है ना आप लोग मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो वो क्या क्या उसने एनालाइज कर दिया कि मुझे 1 करोड़ तक का नुकसान होगा अगर टर्म एंड कंडीशन ये रही, तो 2 करोड़ तक का होगा अगर टर्म एंड कंडीशन ये रही। तो अब वो उस बेस पर एनालाइज करेगा कि भाई टर्म एंड कंडीशन कौन सी रखी जाए, ठीक है। अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करेगा वो किस बेसिस पर उस डाटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार जो हमारा डाटा होता है ना, मान लीजिए कि मैंने करवाना है एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, मैं इसको साथ साथ इरेज देखो इसलिए करी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत ही ना भरा भरा सा बोर्ड है, कहीं आपको ये ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले वाले को इरेज कर रही हूँ, आप साथ साथ इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ इस पॉइंट के अंदर। अब मैंने आपको बोला कि स्टडी की जाएगी पुराने डाटा की, चांस निकाला जाएगा भाई कितने % लोग एक्सीडेंट में मर सकते हैं अगर मान लीजिए मैंने उनकी डेथ को, उनके एक्सीडेंट की डेथ को कवर कर रखा है, तो ठीक है। तो वो किस बेस पे निकलेगा, अगर मान लीजिए मुझे एक्सीडेंट के डाटा को निकालना है तो नॉर्मल सी बात है कि हम उससे रिलेटेड मेडिकल से, ठीक है, या फिर इमरजेंसी बोर्ड से, वहां से हम उस तरीके के डाटा को ले सकते हैं। डाटा वहां से आ गया, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहां से उठकर आने वाला है, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट उठ के आने वाला है हमारी कंपनी से, वो बताएंगे भाई इतने कवर में हमारा जाता है, ठीक है। और उस बेसिस पर फिर परसेंटेज के हिसाब से, और ये बड़ा ही ज्यादा ना टिपिकल सा कैलकुलेशन है, अभी तो हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ही है, और अगर मैं रियलिटी बताऊं तो मुझे भी इतना ही मतलब समझ आया कह सकते हो, या इतना ही मुझे लगा कि ये समझाने में आसान होगा और इसमें आपका क्वेश्चन भी कवर हो
जाएगा। बेसिकली जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, उनके अंदर ये टॉपिक आता है, बाकी सभी में बहुत कम है चांसेस कि आएगा। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप एमबीए नहीं कर रहे और आपके किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना कि इस सब्जेक्ट में ये चीज है, ठीक है, क्योंकि मैंने एमबीए किया है और उसके अंदर ये था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी इसको समझने में, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर और कहीं है ये टॉपिक तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे कि इस क्लास के लिए भी ये टॉपिक है, ठीक है, ताकि मुझे हेल्प मिले, मैं उस तरीके से भी इस बात को समझा सकूं। आगे देखिए वो क्या कह रही हैं। अब जब इतना कॉम्प्लेक्स डाटा है तो ह्यूमन बीइंग के लिए उसको एनालाइज करना आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हमसे तो छोटी मोटी कैलकुलेशन ही होती है। अगर मैथ्स की बात करें तो मेरा तो मैथ्स बहुत ही एक अलग ही लेवल का वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर्स को भी यूज करेंगे। भाई वो एक्चुअली को अगर अच्छा पे कर रहे हो, वेल पेड अगर है वो, तो इसका मतलब वैसे वो जो ये कोर्स है कई सारी यूनिवर्सिटीज में, इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कि आप वो कोर्स कर रहे हो, बंदे को पे कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उससे सब चीज करवाओगे, ठीक है। नहीं, आपको एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर भी रखना है जो बैकअप के लिए जो सपोर्ट करेगा हर एक चीज को, ठीक है। उसके लिए डाटा जो इकट्ठा करके लाएंगे वो हमारे रिसर्चर की टीम हो सकती है, ठीक है, या वो अपनी एक टीम बना सकते हैं। उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली नहीं है बट वो डाटा को कलेक्ट करके उसके पास लेकर के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड उस चीज की क्या होगी, स्टडी होगी, ठीक है। उसके बाद एक रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट को एनालाइज करेगा, फिर एक्चुअली अपनी एक रिपोर्ट सी बनाएगा और उसमें वो बताएगा भाई मुझे ये लगता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी भाई इसको ठीक भी लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली कौन है, एक बाहर से अपॉइंट किया वो बंदा है, ठीक है, उसको क्या पता, उससे ज्यादा पता है बेसिकली क्या होता है। एक वेल स्टडीड बंदे को उस चीज के बारे में नहीं पता होता जितना एक एक्सपीरियंस्ड को पता होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको वो चीजें एक्सपीरियंस आपको सिखा जाता है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो उस तरीके से पहले कंप्यूटराइज मॉडल भी बनाना क्या है, जरूरी है। देन प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट। भाई मेरे को ये लगा कि 0.80 परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकली है कि भाई ये पर्टिकुलर इवेंट तो होगा ही होगा। मान लीजिए मैं कवर कर रही हूँ डेथ बाय एक्सीडेंट की, ठीक है, तो उसकी हैपनिंग का यहाँ मैं चांस लिख रही हूँ। हैपनिंग के चांस को वैसे ना प्रोबेबिलिटी के अंदर की बोला जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। एक तो मैंने डेथ बाय एक्सीडेंट लिख दिया यहाँ पे, और दूसरा मैं लिख देती हूँ डेथ बाय और किस चीज का इंश्योरेंस हो सकता है, डेथ बाय, मान लीजिए मैंने कैंसर से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस करवा लिया। ये मैं ऐसी रफ सा डाटा ले रही हूँ। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि डेथ एक्सीडेंट की वजह से 0.80% प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन मरेगा, ये चांस है, इसको पी से डिनोट किया जाएगा, भाई ये ऐसा है। और जो कैंसर की वजह से डेथ है तो मान लीजिए वो आ रही है मेरी 0.50 आ रही है, ठीक है, तो ये वो है। तो अब नॉर्मल सी बात है, एक्सीडेंट के कवर के लिए आप उनसे प्रीमियम ज्यादा लोगे, ठीक है, क्योंकि उसके हैपनिंग के चांस ज्यादा है, और आप कैंसर के लिए उनसे प्रीमियम क्या लेंगे, कम लेंगे। तो ये आपने क्या किया, पहले तो आपने कहीं ना कहीं से ये डाटा लिया, ठीक है, फिर अब ये कम लेंगे ज्यादा लेंगे, भाई क्या कम है क्या ज्यादा है, किस पे डिपेंड करता है, ये तो कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरनल डिसीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ ये स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करके हमें पता चलेगा, उसमें भी हमारे पास ना बैंड आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, भाई इससे इसके बीच में रख लो, इससे इसके बीच में रख लो, और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस तो है ही। अब यहाँ समझिए, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स टू द क्लाइंट एंड। अब उसने प्रेजेंटेशन बना ली, रिपोर्ट बना ली, उसको जो लगता है उसने उसके अंदर सब कुछ डाल दिया। अब उसको एनालाइज कौन करेगा, भाई जब वो कम्युनिकेट कर देंगे ना अपने क्लाइंट को, क्लाइंट का मतलब है मान लीजिए कि मैं एक एक्टर हूँ, ठीक है, और मुझे अपॉइंट कर लिया LIC ने, मैंने उसके पास उसका डाटा भिजवा दिया, ठीक है, मेरा उससे अब और कोई लेना देना नहीं है, मेरा इतना ही काम था, तो मेरी क्लाइंट है। या फिर मैनेजमेंट को, ठीक है, मान लीजिए मैं उसी कंपनी की ही एम्प्लॉय बन गई, तो मैं अपनी मैनेजमेंट को क्या करूंगी, उस बात के बारे में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, की स्किल्स क्या क्या जरूरत होती है एक एक्टर बनने के लिए। सबसे पहली बात, जब हम इतनी ज्यादा हम कह रहे हैं कि टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स वर्क है, कैलकुलेशंस है, प्रोबेबिलिटी है, और फिर उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इफेक्ट है उसका वो है, जब इतनी सारी चीजें हैं तो नॉर्मल सी बात है बंदे के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी बहुत बिंदास होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिटिकल एबिलिटी। रिसर्च की एबिलिटी कहाँ है, भाई उसने ढूंढा भी तो सही कि एक्सीडेंट से मरने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, एक एक्सीडेंट होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है,
ठीक है, सीरियस इंजरी होने की इतनी प्रोबेबिलिटी और मर जाने की इतनी प्रोबेबिलिटी, तो उसने इतना काम भी तो किया, तो उसके लिए उसने रिसर्च भी तो किया, कहीं ना कहीं से डाटा ढूंढ के भी तो लाया, तो वो भी एबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है भाई उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। क्या एनालिटिकल स्किल्स इसमें लगी भाई, वो 0.8 प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट की, 0.5 है कैंसर की, तो मैंने एनालिटिकल स्किल से एनालाइज किया ना भाई, उसके लिए प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए कम होना चाहिए, तो एनालिटिकल स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के आ जाने पर उसको सॉल्व करने का भी उसके पास स्किल होना चाहिए। अब प्रॉब्लम तो किसी भी तरीके के काम में आ सकती है, तो उसके पास वो स्किल होना चाहिए कि उसके टास्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको सॉल्व कर ले। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये सब काम वो जो कैलकुलेशंस हैं या वो जो एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है या कुछ मान के भी चलोगा हाइपोथेसाइज भी कर रहा है, तो क्या वो सब चीजें अपने आप कागज पेन पे बैठ के कर लेगा? नहीं करेगा ना, तो उसके लिए उसको जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर बेस्ड सपोर्टिव प्रोग्राम की, जो बेसिकली ना कस्टमाइज सा होता है, ठीक है, एक पर्सन के हिसाब से बनाया जाता है, तो उसके अंदर वो लिटरेसी भी होनी चाहिए भी, हाँ वो उसको भी चला पाए, उसको भी कंप्यूट कर सके। नेक्स्ट है राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। वो कब आएंगे, जब मैंने आपको बताया था लास्ट से पहले वाले पॉइंट पे कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी, तो उसमें इसकी भी जरूरत उसको पड़ेगी। उसके अलावा कई सारे, अब मान लो कि एक्चुअली अकेला पर्सन तो काम करेगा नहीं, कई सारे लोग मिलकर काम कर रहे होंगे, उसकी एक टीम होगी, तो उसमें लीडरशिप की भी जो भी हम बात करते हैं, एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें वो भी होनी चाहिए, ठीक है। एक वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो टीम बिल्ड करके और आगे चल सके, क्योंकि उसका काम बहुत टिपिकल है, ठीक है, बड़ा कम्प्लेक्स है उसका काम है, वो अकेले नहीं चल सकता, उसको सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कहाँ एक ऐसे पर्सन का काम होता है, जरूरत पड़ती है। देखो हम लोगों ने ना आम ऐसे पर्सन, सीए पता है हमें सीएस पता है, एमबीए पता है, क्लर्क्स पता है, ट्रेजरर्स पता है, बट ये जो एक्चुअली ना ये पर्सन हमने कम सुना है। ये हमने कम क्यों सुना है, क्योंकि ये ज्यादातर इंश्योरेंस इंडस्ट्री वालों का काम है। इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड वगैरह में करते हैं, भी पर्टिकुलर ये शेयर के प्राइस ऐसे ऊपर जाने पर ऐसा होगा, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में ऐसा चेंज आने पर ऐसा होगा, इकोनॉमी की पॉलिसी ऐसे ऐसे चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है और उससे हमें ऐसा ऐसा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इसको यूज करते हैं, ठीक है, नए ट्रेंड्स को निकालने के लिए, और उस नए ट्रेंड के आ जाने की वजह से पुराने लॉस को निकालने के लिए, इस तरीके से। और अकाउंटिंग फर्म भी इसको क्या करती हैं, यूज करती हैं। आगे देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इतना ज्यादा बता दिया, मैं खुद ही भूल गई, बल्कि कुछ रह गया। एंड इंश्योरेंस रिलेटेड स्पेशलाइज, इसको ना मतलब इंश्योरेंस कंपनी इसको ज्यादा यूज करती हैं, और किस लिए यूज करती हैं, इससे अपने प्रीमियम को फाइंड करती हैं। तो ये बात तो हमने पहले ही कर ली थी। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स और लेकर आऊं जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस कम बनी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी होती थी जब हम कर रहे होते थे अपने एमबीए के कोर्स को, कि भाई ये टॉपिक तो किसी ने समझा ही नहीं रखा, हम इसको कैसे करें। बुक्स में भी बहुत ही कम मिलता है इस टॉपिक के बारे में, तो कहीं ना कहीं से वो नेट से हमें ढूंढना पड़ता है थोड़ा बहुत, और फिर उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसलिए मैं इस तरीके का टॉपिक आज लेकर आई हूँ। उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।